नमस्कार। भारतीय कला के इतिहास में दो नाम सबसे ज्यादा गूंजते हैं, मुगल चित्रशैली और राजपूत चित्रशैली। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं दोनों दिग्गजों के बीच के दिलचस्प अंतर को गहराई से समझने वाले हैं। ये दोनों ही शैलियां अपने आप में कमाल की हैं, लेकिन इनके बीच के जो बेसिक अंतर हैं वो अक्सर हमें उलझा देते हैं। तो ये चर्चा एक ऐसी यात्रा है जो इन दोनों कलात्मक दुनियाओं के रहस्यों को खोलेगी। बस साथ बने रहिए, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। दरबारी यथार्थवाद या फिर जन भावनाएं, कला आखिर किसे चुनती है? देखा जाए तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि यही वो धुरी है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग कला शैलियों ने दुनिया को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश किया। एक ने महलों की शानो शौकत को चुना, तो दूसरी ने आम जनमानस के दिलों की धड़कन को अपनी तुलिका से उकेरा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में क्या क्या कवर होने वाला है। हमारी शुरुआत होगी उत्पत्ति और दर्शकों से। उसके बाद हम विषय वस्तु और मानव चित्रण पर बात करेंगे। फिर तकनीकी विशेषताएं, प्रकृति और आकार को समझा जाएगा। और अंत में हम इनके भौगोलिक विस्तार और लिपियों पर नजर डालेंगे। आइए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, उत्पत्ति और दर्शक। अगर उत्पत्ति यानी शुरुआत की बात करें तो एक ही देश में पनपने के बावजूद इन दोनों की आत्मा बिल्कुल अलग अलग थी। मुगल शैली, देखिए, ये पूरी तरह से भारतीय नहीं है। इसकी जड़ें ईरान से जुड़ी हैं। जब ईरानी कला और भारतीय कला का आपस में मेल हुआ, तब जिस मिश्रित शैली ने जन्म लिया उसे मुगल कलम कहा गया। इसके बिल्कुल विपरीत राजपूत शैली पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय है। इसके हर एक नियम, हर एक प्रतिमान में भारत की मूल आत्मा बसती है। इसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं है, बल्कि अपनी ही मिट्टी की खुशबू है। अब सवाल उठता है कि भाई ये पेंटिंग्स बन किसके लिए रही थीं? मुगल कला बहुत ही एक्सक्लूसिव थी। इसके दर्शक केवल राजा, महाराजा और राज दरबार के कुछ खास लोग हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ राजपूत कला का कैनवस जनता के लिए खुला हुआ था। ये आम लोगों की, चौराहों की, मंदिरों की आवाज थी। इसने समाज के हर उस इंसान को अपनी ओर खींचा जो कला में अपनी खुद की परछाई देखना चाहता था। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, विषय वस्तु और मानव चित्रण। यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दो अलग अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। मुगल कलाकार एक तरह से उस दौर के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। उनका पूरा फोकस जमीनी सच्चाई और यथार्थवाद पर था, जैसे राज दरबार की भव्यता, युद्ध के मैदान और राजाओं की व्यक्तिगत रुचियां। लेकिन राजपूत कला, वो एक बिल्कुल ही अलग रूहानी दुनिया में गोते लगा रही थी। वहाँ रोमांचकता थी, सामाजिक जीवन था। राजपूत कलाकारों ने रागमाला, नायक नायिका भेद और खासकर राधा कृष्ण के प्रेम को अपने चित्रों की जान बनाया। मुगल कला की एक बहुत बड़ी खासियत थी शबीह। शबीह का मतलब है बिल्कुल सटीक, यथार्थवादी पोर्ट्रेट। मुगल कलाकारों ने राजाओं और दरबारियों के एकदम असली दिखने वाले चेहरे बनाने में गजब की महारत हासिल कर ली थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मुगल कला में पुरुषों के चित्र तो खूब बने, पर नारी चित्रण लगभग गायब सा रहा। महिलाओं को वो जगह नहीं मिली। और हाँ, इन मानवाकृतियों का कद भी आमतौर पर एक समान ही रखा जाता था। लेकिन राजपूत कला में आते ही तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ नारी रूप का एक अलग ही उत्सव है। राजपूत कला ने महिलाओं को पर्दे के पीछे नहीं रखा, बल्कि उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया। चित्रों में नारी के श्रृंगार में रूप से लेकर उसके ममतामय रूपों को इतनी कोमलता से उकेरा गया है कि बस देखते ही बनता है। ये कला नारी सौंदर्य और उसकी भावनाओं का एक जीता जागता दस्तावेज है। और तो और, राजपूत कला में इंसानी आकृतियों को बनाने का कोई एक फिक्स नियम नहीं था। जहां मुगल कला में कदकाठी लगभग एक जैसी होती थी, वहीं राजपूत शैली की अपनी कई उपशैलियां थीं, जैसे ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती। इन अलग अलग इलाकों में वहां के भूगोल और संस्कृति के हिसाब से इंसानी आकृतियों का कद और बनावट बदलती रहती थी। यही चीज इसे इतनी विविधतापूर्ण बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, तकनीकी विशेषताएं। तकनीकी तौर पर मुगल कला अपने रियलिज्म यानी यथार्थवाद के लिए जानी जाती है, और ये जादू आता था पर्दाज तकनीक से। पर्दाज यानी लाइट और शेड का बहुत ही कमाल का इस्तेमाल, जिससे चित्र में एक गहराई आ जाती है। मुगल चित्रों में इसका भारी इस्तेमाल हुआ है।
वहीं राजपूत शैली ने इस पर्दाज को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। उनके यहाँ प्रकाश और छाया का प्रयोग बस कहीं कहीं बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ है। लाइंस या रेखाओं की बात करें तो सफाई दोनों में है, लेकिन मुगल चित्रों की रेखाएं थोड़ी रुकी हुई, स्थिर सी लगती हैं। इसके विपरीत राजपूत शैली की रेखाओं में एक अद्भुत गत्यात्मकता है। गत्यात्मकता मतलब एक रिधम, एक ऊर्जावान गति। राजपूत कला की रेखाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो उनमें एक बहाव है जो चित्र की भावनाओं को एकदम से जिंदा कर देता है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो स्पेस मैनेजमेंट यानी चित्र में खाली जगह के इस्तेमाल को लेकर है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपीय प्रभाव के चलते मुगल कलाकार स्पेस का सुंदर और संतुलित इस्तेमाल करने में थोड़ा संघर्ष करते दिखे, लेकिन राजपूत कलाकार इस मामले में बहुत सचेत थे। उन्होंने खाली जगह का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि उनके चित्र देखने में पूरी तरह से संतुलित और मनमोहक लगते हैं। चलिए अब चौथे भाग पर नजर डालते हैं, प्रकृति, माध्यम और आकार। मुगल कला में प्रकृति को बिल्कुल वैसा ही बनाया गया जैसी वो दिखती है, एकदम वस्तुनिष्ठ, मानो कोई साइंटिफिक स्टडी चल रही हो। लेकिन राजपूत कला ने प्रकृति को मानव की चिर संगिनी माना। इसका मतलब है कि प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं थी, बल्कि इंसानी भावनाओं से जुड़ी हुई साथी थी। अगर चित्र का नायक दुखी है तो वहां के पेड़ पौधे भी उदास दिखेंगे और खुशी के मौके पर पूरी प्रकृति झूमती हुई नजर आएगी। है ना कमाल की बात? कैनवस का साइज कैसा होगा ये भी दर्शकों पर ही निर्भर करता था। मुगल कला मुख्य रूप से छोटे मिनिएचर चित्रों तक सीमित रही, जो राजाओं के निजी एल्बम के लिए बनते थे, इसलिए वहां विशाल दीवार वाले भित्ति चित्र नहीं मिलते। दूसरी ओर राजपूत कला क्योंकि जनता की कला थी, इसलिए हवेलियों और महलों की दीवारों पर बड़े बड़े भित्ति चित्र बनाए गए। कागज और कपड़ों पर भी विशाल चित्र बने ताकि दूर से ही बहुत सारे लोग एक साथ उन्हें देख सकें। अब पहुंचते हैं हमारी चर्चा के आखिरी भाग पर, भौगोलिक विस्तार और लिपियां। ये तुलना इन दोनों के अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से समेट देती है। कैलीग्राफी यानी लिखावट की बात करें तो मुगल चित्रों में ये अक्सर चित्र के खाली हिस्से में ही मिक्स कर दी जाती थी, लेकिन राजपूत शैली में इसके लिए ऊपर या नीचे एक अलग पैनल रखा जाता था ताकि चित्र में कोई रुकावट ना आए। भूगोल के मामले में मुगल कला मुख्य रूप से आगरा, दिल्ली, लखनऊ और लाहौर जैसे बड़े सत्ता केंद्रों तक ही रही, जबकि राजपूत कला पूरे उत्तर भारत, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल की वादियों तक फैली हुई थी। और हाँ, मुगल कला में चित्रकारों के नाम फारसी में मिलते हैं, जबकि राजपूत शैली की पहचान देवनागरी लिपि के हस्ताक्षरों से होती है। तो इस पूरे विश्लेषण से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मुगल कला महलों की भव्यता और यथार्थवाद का दर्पण थी, जबकि राजपूत शैली विशुद्ध भारतीय जनभावनाओं और सौंदर्य शास्त्र की आवाज थी। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कला समाज को आकार देती है या समाज अपनी जरूरतों के हिसाब से कला को जन्म देता है? सोचिएगा जरूर। इन दोनों शैलियों ने अपने दर्शकों की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश की है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन खूबसूरत कलाकृतियों के पीछे छिपे विचारों पर जरूर मनन कीजिएगा। नमस्कार।